हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के सभी प्रश्न को करते हैं एसएससी का। ठीक है, तो आज हम फिर से लेके आए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई साहब प्लीज़ आप सभी शेयर करिए। देखिए, बिना सपोर्ट फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज़ आप सबों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जहाँ भी हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, जिस जहाँ के ग्रुप में है, बस एक एक बार आप शेयर करके चले आइए। प्लीज़ आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए, होता क्या है ना कि हम जब बेहतर कंटेंट देते हैं या फिर अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं, क्वेश्चन को ढूंढना, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन का बेहतर से बेहतर डिलीवर करना, तो आपसे कुछ अपेक्षाएं और उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। जितना दिन क्लास चलेगा ना, उतना आपसे हमें भी अपेक्षा होगी। जैसा कि आप अपेक्षा रखते हैं कि सर जो हैं वो अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो कि डायरेक्ट सटीक हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी अपेक्षा और उम्मीद के साथ हम भी आपसे जुड़े हैं। हर एक कोई ना कोई, जैसा होता है ना कि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी से किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा होता है, और वह माध्यम यही है, उम्मीद है। हमें भी उम्मीद है कि आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से हम लेके आ रहे हैं कंटेंट और सेशन, तो प्लीज़ आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी शेयर करना ना छोड़िए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। कल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था एक, और वह हम आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिए थे अंत में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक भी बच्चा इसका आंसर नहीं किया। वो क्वेश्चन हम आपके सामने लगा दे रहे हैं और उसका हम आंसर दे रहे हैं। होमवर्क का क्वेश्चन था कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट है 1911 में भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था भाई साहब? तो भगत सिंह ने 1911 में दिए थे। ठीक है, भगत सिंह 1911 में यह स्टेटमेंट दिए थे। 1911 नहीं, 1929 में। ठीक है, 1929 में भगत सिंह यह स्टेटमेंट दिए थे। और एक हम आपको बात बता दें कि जो सेंट्रल असेंबली था, ठीक है, वहां पे खुद को प्रत्यक्ष लाके और उन्होंने यह बात बोली थी, ठीक है, कि क्या बोली थी उन्होंने भाई साहब, कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते हैं, वह हमारी समझ नहीं है, और विचारों की शान धराई पत्थर पर क्रांति की तलवार तेज होती है। ठीक है, तो यह सेंट्रल असेंबली हॉल दिल्ली में, ठीक है, सेंट्रल असेंबली, ठीक है, सेंट्रल असेंबली दिल्ली में, ठीक है, सेंट्रल असेंबली दिल्ली में भगत सिंह ने 1929 में यह बात कहा था। और यही आपका क्या था, होमवर्क के तौर पे यह प्रश्न था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिर से रिपीट कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। और जो हम अंत में आपको एक होमवर्क के तौर पे एक सवाल देते हैं, उस सवाल का आप सभी जरूर से जरूर आंसर करिए, क्योंकि वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं जो आपसे 4 बार 5 बार पूछे गए हों। ठीक है भाई साहब, तो चलिए फिर अब ये अगला सवाल क्या है देखिएगा आप सभी। अगला सवाल आपके सामने है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? ठीक है, किसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? ठीक है भाई साहब, बांग्लादेश में किस नदी की सहायक नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं? बताइए आप सभी। तो आपके ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट क्या है? गंगा। गंगा नदी की जो सहायक नदी है वह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। दूसरी बात यह भी है कि जो दक्षिण पूर्व की जो सहायक नदी है गंगा, वह जाके बांग्लादेश में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके वह गिरती है 120 किलोमीटर की दूरी तय करके। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि
पिंगली वेंकैया को आज भी, ठीक है, पिंगली वेंकैया एक नाम है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही ये भी फेमस व्यक्ति हैं, शायद आप सभी नहीं सुने होंगे, तो यह आपकी दुर्भाग्य है। पिंगली वेंकैया, ठीक है, क्या है ये? पिंगली वेंकैया, वेंकैया, ठीक है। तो जो है ये प्रश्न क्या था, को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? पिंगली वेंकैया को आपका ऑप्शन ए में है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या करने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए इन्हें जाना जाता है, पिंगली वेंकैया को, ठीक है। पिंगली वेंकैया आप जाके सर्च करिएगा गूगल पर तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में इन्होंने उन्हें से डिजाइन किया था हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है। और इनके याद में हम आपको बताते हैं 2009 और 2011 में डाक टिकट भी चलाया गया था, ठीक है। 2011 और 2009 में आपका डाक टिकट भी चलाया गया था पिंगली वेंकैया के याद में। और पिंगली वेंकैया किस कार्य के लिए फेमस है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडा को डिजाइन करने के लिए। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे पिंगली वेंकैया के बारे में, ठीक है भाई साहब। 2009 और 2011 क्लियर है। चलिए फिर 2009 और 2011 में इनके याद में डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है मेरे भाई, पिंगली वेंकैया। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन सभी क्वेश्चन को क्या करिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? ये सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट करिएगा कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड कप है तो दूसरी बार भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरी बार भारत 2 अप्रैल, ठीक है मेरे भाई, 2 अप्रैल 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था। और वह मैच किसके किसके बीच था? तो आप सभी जानते होंगे इंडिया और वर्सेज श्रीलंका, ठीक है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका था जिसमें इंडिया ने 6 विकेट से जीता था। आपको याद होगा कि गौतम गंभीर ने 97 रन भी 97 रन और 91 रन शायद MS धोनी, ठीक है, मैन ऑफ द मैच MS धोनी ही हुए थे। चलिए, तो 2 अप्रैल 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि वह जो वर्ल्ड कप था उसका संस्करण कौन था? वह वर्ल्ड कप जो होता है ना उसका संस्करण होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वह 10वां वर्ल्ड कप था, ठीक है। इसके पहले 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है भाई साहब। चलिए फिर इतना ही जानना था, इसमें और कुछ खास बात नहीं था इस प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न आपके पिछले साल पूछे गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है कि डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है भाई साहब, डोलोमाइट, तो आप सभी जानते हैं कि डोलोमाइट जो है वह निम्नलिखित, डोलोमाइट क्या है? एक निर्जल कार्बोनेट है, ठीक है। क्या है आपका? निर्जल कार्बोनेट है, ठीक है, निर्जल कार्बोनेट है आपका। क्या है भाई? तो डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट आपका एक निर्जल कार्बोनेट है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्या करता है? यह बनता है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो क्या है आपका? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है? यह निर्जल कार्बोनेट से बनता है। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है? कैल्शियम, जो कि यह कैल्शियम के क्या है? अयस्क है, डोलोमाइट, ठीक है भाई मेरे। डोलोमाइट जो है वह आपके कैल्शियम का क्या है? अयस्क है। आप सभी समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और बिल्कुल इसी तरीके से हम समझाने वाले हैं। प्लीज आप सभी क्या करते रहिए? बस शेयर करते रहिए। निर्जल कार्बोनेट डोलोमाइट को भी कहा जाता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्जल कार्बोनेट किसे कहा जाता है? तो डोलोमाइट को कहा जाता है। डोलोमाइट का किसका अयस्क है? तो कैल्शियम और साथ ही साथ मैग्नीशियम का भी है, आप कह सकते हो, ठीक है भाई साहब। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ कि अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को, ठीक है, किस रूप में मनाने का घोषणा किया था? 2018 में, ठीक है, 3 जून को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो आप सभी जानते हैं विश्व साइकिल दिवस,
विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसमें और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। 2018 में 3 जून 2018 से यूएनओ ने कहा था कि विश्व साइकिल दिवस इस दिन रिजर्व डे के तौर पे मनाया जाए। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को रिजर्व कर दिया गया। उस दिन सिर्फ क्या मनाया जाएगा, क्या सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, तो विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। और देखिए इसी तरीके के सवाल अब आते हैं। अब वो दिन गया कि 4 अक्टूबर 4 तारीख को 10 तारीख को आपको हास्य दिवस मनाया जाता है ना। 10 दिसंबर को हिंदी दिवस। अब ये सब टाइम गया। ठीक है, 10 दिसंबर को हास्य दिवस, ठीक है, ये होता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके के सवाल के तरफ। चलिए फिर, अब नेक्स्ट सवाल क्या है कि भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है वह 1963 में आता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है सीबीडीटी। ठीक है, सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज इसी से निकला हुआ है। और एक आता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये दोनों चीज, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्व अधिनियम बोर्ड कब आता है, राजस्व का मतलब क्या है, राजस्व था ही ना। हाँ, राजस्व बोर्ड अधिनियम, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो ब्यूरो यानी रिवेन्यू ब्यूरो यानी कि जो है वह कब आया है आपका 1963 में। और इसमें कुछ खास बात है नहीं, बस इतना ही जानना है कि राजस्व बोर्ड अधिनियम कब आया 1963 में। आप में बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप एसएससी यानी कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी करें, कमीशन का तैयारी करें, तो आपको जानना है किसके सिफारिश पर आया, क्यों आया, किस लिए लाया गया, तो वो सब जानने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है भाई साहब, चलो फिर अब हम लोग बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का अंग्रेजी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS और एक S। तो इसका पूर्ण रूप क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में, प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हम एक बार आपको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, PaaS। अच्छा, क्लाउड का मतलब जानते हैं आप, कोई भी फोन में ही आपको हम सरल भाषा में समझाते हैं। तो क्लाउड का मतलब जिस भी चीज को आप क्लाउड में सेव कर देते हैं, ठीक है, तो उसे आप कहीं भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी से आप उसे फिर वापस पा सकते हो। ठीक है, अगर आपका फोन गुम भी हो जाए, अगर क्लाउड में अगर वो सेव है, तो क्लाउड से आप अगर आप कभी ईमेल जीमेल डालोगे तो वो पुनः आपको मिल जाता है। वो सारी जो भी आपके तथ्य हो, जो भी आपके कागजात हो, जो भी चीजें हो। ठीक है, तो क्लाउड का यही काम है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, बस हम आपको सरल बताने में आपको हम समझाएं। ठीक है, यह क्या करता है, एक तीसरे माध्यम के, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये भी समझ सकते हो कि आपके एक तीसरे माध्यम से यह उस चीज को क्या करता है, वो जोड़ता है। तीसरे माध्यम यहाँ पे लाके वो सेव करता है डेटा को, वो चाहे क्या हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, उन सभी चीजों में। ठीक है, चलिए, और वो जो प्रोसेस होता है वह आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, जो एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो सर्विस होता है उसे हम क्लाउड में होस्ट किया जाता है। ठीक है भाई साहब, तो यही नॉर्मल चीज था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखो भाई साहब, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपके उत्तराखंड के उत्तरी चमोली में है। फूलों की घाटी, फूलों की जो घाटी है वह आपका उत्तराखंड के उत्तरी चमोली में है। यह एक जगह है उत्तरी चमोली। ठीक है, वहां पे स्थित है फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ठीक है भाई साहब, फूलों की घाटी उत्तराखंड में उत्तरी चमोली में यह क्या है आपका स्थित है। क्लियर है, तो एक बार फटाफट आप सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, यह एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं कि शास्तामकोटटा झील केरल के सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। आप सभी जान लीजिए, आपके पास एक प्रश्न होगा ना, शास्तामकोटका, तो यह जो झील है वह कहाँ स्थित झील है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि केरल के मीठे पानी की झील है। ठीक है, केरल के मीठे पानी की झील है। ठीक है भाई साहब, केरल के मीठे पानी की झील है, केरल के मीठे पानी की झील है। क्लियर है, शास्तामकोटका झील जो है वो आपका क्या है। अच्छा, ये सब नाम से ही आपको नहीं पता चल रहा है कि ये साउथ का ही होगा, जैसे कि
समझे बात। तो जाहिर सी बात है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे आपको हम बता रहे हैं। आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे देखना एक बार। तो केरल था, तमिलनाडु, हाँ सारे तो साउथ के ही ऑप्शन थे। सस्थाम कोटका, तो यह केरल में स्थित है, केरल है, और यह सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। क्लियर है भाई साहब। चलिए, इसके तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसे हम शास्ता कहते हैं, ठीक है, और इसका नाम इसीलिए शास्ताम कोटका पड़ा। केरल के नीचे शास्ता नामक एक मंदिर है, ठीक है, जिस मंदिर के वजह से यह क्या है, इसका नाम शास्ताम कोटका है। क्लियर है भाई। तो एक बार फटाफट एक बार कमेंट करके बताना आप सभी, अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर ही होगा। क्लियर। अब आप एक बार होमवर्क के तौर पे एक आप क्वेश्चन को ले लो, ठीक है, होमवर्क के तौर पे आप इस क्वेश्चन को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। और वह क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है, ठीक है। तो बताइए, इसका आप सभी एक बार कमेंट करिएगा अच्छे तरीके से ढूंढ के, जहां से भी आपको ढूंढना है ढूंढ लेना जैसे भी, लेकिन इसका डिटेल्स में आंसर करिएगा, ठीक है। होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है आपका, होमवर्क का जो क्वेश्चन है, इसे आप डिटेल्स में आंसर करिएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कल आपको इसके बारे में जिक्र करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी शेयर करना ना भूलें, जितना से जितना हो सके बच्चों को जोड़ें ताकि मजा आए। जितना भी एसएससी के जीडी को अपने सपनों में संवार के रखे हैं, उन सभी का सपना पूरा हो जाए, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ये नहीं होगा कि यार अभी 10,000 5,000 अगर बच्चे देखने लगे, समझना सपोज, तो पेड कोर्स चलेगा, ऐसा नहीं है। ये हम बता रहे हैं आपको, जीके का हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाला है, हर एक कंटेंट बहुत बेहतर तरीके से, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।